तो हेलो दोस्तों, एपीएल अपोलो का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है मार्च क्वार्टर का। तो चलिए देखते हैं कि एपीएल अपोलो के रिजल्ट में क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप से। तो इसका मार्केट कैप करीब है 53,000 करोड़ के आसपास का। स्टॉक का पीए 44 का, आरओसी करीब 31 का है, आरओई इसका क्या है 25 का है, और फेस वैल्यू इसकी कितनी है 2 है, मतलब स्टॉक क्या है स्प्लिट हो चुका है। तो ये इसका क्या है बेसिक्स है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये करता क्या है। आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इनका काम है स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। और ये लोग क्या करते हैं, एमएस ब्लैक पाइप, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, पीवी गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, इस तरीके की क्या है चीजें बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तो इस ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट को पहले तो लास्ट ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये मार्च 2025 है, ये है मार्च 2026। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल्स थी 5,500 करोड़ की सेम क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में इनकी सेल है करीब 6,300 करोड़ के आसपास की। सेम टाइम पे इनके जहाँ पर एक्सपेंसेस थे 5,000 करोड़ के आसपास के, इस बार इनके एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए करीब 5,800 करोड़ के आसपास के। तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 414 करोड़ का था, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी करीब 511 करोड़ के आसपास का। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद इनके पास 35 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई थी लास्ट ईयर। इस बार ये करीब 36 करोड़ के आसपास है। सेम टाइम पे इन्होंने 32 करोड़ का इंटरेस्ट दिया था, और इस बार इंटरेस्ट भी इनका सेम 32 करोड़ के आसपास का है। सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर इनका डेप्रिसिएशन 58 CR का था, इस बार इनका डेप्रिसिएशन 59 CR का है। तो ओवरऑल हमको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि इनके जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद की चीजें, जैसे अदर इनकम, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, इसमें इनका कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। तो इसके बाद जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है, आप देखेंगे कि वो है करीब 360 करोड़ के आसपास का, और इस बार का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 457 CR का। ओके। तो इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो करीब 100 CR ज्यादा है। तो लास्ट ईयर इन पे टैक्स था 18% का, इस बार ये टैक्स करीब 22% का है। तो इस 4% का जो एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने इस बार दिया है, या हम बोले कि लास्ट ईयर जो भी इनके फंडामेंटल्स में चेंज आए थे, जिसकी वजह से इन्होंने लास्ट ईयर 18% का टैक्स दिया। आप देखेंगे कि करीब 22 से लेकर 23-24% के आसपास इनका टैक्स रहता है। लेकिन लास्ट ईयर इनकी टैक्स में कमी आई थी। लास्ट ईयर इनका 18% टैक्स था, जो कि वन टाइम था। इस बार ये करीब 22% है। तो इस 4% के टैक्स में चेंज की वजह से, जहां पे इनका ओवरऑल प्रॉफिट लास्ट ईयर 293 करोड़ का था, वो इस बार 354 करोड़ के आसपास का है। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करीब 100 CR के आसपास था। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही चीज घट के आप बोल सकते हैं कि करीब 60 से 70 करोड़ के आसपास की रह गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि जहां पर 2020 में 2020-21 में ये करीब 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास की कंपनी थी, अभी कंपनी का साइज बढ़ के हो गया 23 हजार करोड़। साइज कहने का मतलब है कि इसकी सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि जहां 2020 में कंपनी करीब 7 साढ़े 7 हजार करोड़ की सेल्स करती थी, वहीं ये सेल्स बढ़ के अब 23 हजार करोड़ की हो गई है। तो करीब लास्ट 5-6 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 3 गुना बढ़ा दिया है। और सेम टाइम में जहाँ एक्सपेंसेस 7 हजार करोड़ के थे, 7,200 करोड़ के थे, वही एक्सपेंसेस अब बढ़ के 21,277 करोड़ के आसपास आ गए। जिस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करीब 478 करोड़ का हुआ करता था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के अब कितना हो गया, 1,800 करोड़ के आसपास का हो गया। तो इससे हमको क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे-जैसे इनकी सेल्स बढ़ रही है, इनके मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, और वो चीज़ हमको इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिख रही है। जहाँ पहले 6% का मार्जिन हुआ करता था, वहीं पर अब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 8% के आसपास आ गया है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के बेसिस पर देखें, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 से लेके करीब आप बोल सकते हैं 8-9% की रेंज में क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो अब इसके बाद इनकी जो अदर इनकम है, जो लास्ट ईयर थी करीब 96 करोड़ की, उससे पहले 74 करोड़ की थी, इस बार ये करीब हो रही है 112 करोड़ के आसपास। और ओके। और इस बार इन्होंने इंटरेस्ट जो दिया, लास्ट ईयर 133 करोड़ का इंटरेस्ट था, इस बार इन्होंने 125 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। तो इनके ऊपर मतलब एक बहुत बड़ी मेजर बोरोइंग कुछ नहीं है। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर करीब 960 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार करीब 1,157 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। और यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे कि जो हमारा 2020 में था करीब 300 करोड़ के आसपास का था। तो करीब 5 साल में इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 5 गुना की जंप आई है। तो ये किसी भी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जो टैक्स रेट है वो क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे कि इनका जो टैक्स है करीब, ये करीब 25% के आसपास टैक्स देते हैं, और इस बार इन्होंने 21% का टैक्स दिया था, और इस बार 23% का। तो टैक्स में जो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है वो क्या होता है, जैसे इनके पास इनका कोई टैक्स में पुराना सेटलमेंट था, वो सेटलमेंट क्या होता है, इस बार इनको वापस मिल गया है। इनका कोई टैक्स का पुराना रुपया था जो फंसा हुआ था, तो वो रुपया इनको वापस मिल गया है। जब वो रुपया वापस आता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए टैक्स के रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दिखाया जाता है। वही चीज यहाँ पर शो हो रही है। अदरवाइज इनका जो टैक्स रेट है वो करीब 25 से 26% के आसपास है। कभी हायर साइड भी जा रहा है, कभी लोअर साइड भी आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग अब जब इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी जो ओवरऑल चीजें हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अदर इनकम को ऐड करेंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को जो हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगा, वो आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि करीब 1,200 करोड़ के आसपास का है। इसके बाद ये डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो इस बार इन्होंने करीब 20% का डिविडेंड दिया है। तो चलिए अब इनकी बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास करीब 5,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, और उसके कंपैरिजन में इनके पास करीब 498 करोड़, मतलब 500 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। और इस बोरोइंग को भी हम लोग देखें, तो आप देखेंगे कि ये बोरोइंग भी जो है वो
इसका कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है और कुछ लीज है। तो इनकी बोरोइंग्स मल्टीपल तरीके से क्या हुआ है, सेपरेट है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये लोग अपने को अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, 328 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस में इनका दिख रहा है। तो चलिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न 2023 में 30% 31% के आसपास था, 30 टू 31% था, और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, प्रमोटर्स कंटिन्यूसली अपने क्या कर रहे हैं, शेयर्स को अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी शेयर होल्डिंग कहाँ जा रही है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो एफ आई एस जहाँ 2023 में 25% थे, अब वही एफ आई एस बढ़ के करीब 37% हो गए। तो सेम ड्यूरेशन में एफ आई एस की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 12% का इंक्रीज आया है। और डी आई एस जहाँ करीब 12% हुआ करते थे, वही डी आई एस बढ़ के अब कितने हो गए, 16% के आसपास रह गए। तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक्स क्या किया है, कम किया है, लेकिन वही स्टेक किसने जमा कर लिया है, वही स्टेक क्या करा है, एफ आई एस डी आई एस ने जमा करा है। और आप देखेंगे कि सेम टाइम में जहाँ पब्लिक करीब 31% हुआ करती थी 2023 में, वो अब घट के रह गई है 18% के आसपास। तो हो ये रहा है कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों को क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिख रही है कि जो भी हमारे क्या करा है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स कम किए हैं, वो शेयर्स, और जो भी पब्लिक ने हमारे शेयर्स कम किए, वो सारे शेयर्स किन लोगों ने खरीद लिए, वो एफ आई एस और डी आई एस ने बाई कर लिए। तो क्या हो रहा है, तो शेयर्स का ट्रांसफर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टू स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो रहा है। मतलब प्रमोटर से शेयर्स निकल के एफआईएस और डीआईएस के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो शेयर्स पब्लिक के पास जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर पब्लिक को क्या है, वीक प्लेयर्स माना जाता है। पब्लिक के पास शेयर की ज़्यादा होल्डिंग होती है, तो उससे क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 1,82,000 के आसपास थे, वही शेयर होल्डर्स घट के अब 1,58,000 के आसपास आ गए। तो शेयर होल्डर्स भी क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स कम होने का क्या मतलब है, शेयर होल्डर्स कम होने का मतलब है कि जो पब्लिक है, आप और मेरी जैसी, जो 2, 4, 10, 20 या 50 शेयर्स में ट्रेड करती है, उनकी क्या हो रही है, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो हम लोग इस पूरी चीज़ की समरी बनाए, तो हमको जो समझ में आता है कि वो एक चीज़ तो ये है कि जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और पब्लिक से क्या एफआईएस और डीआईएस को ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा, जो आप देखेंगे कि इनके प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, 6 से 700 करोड़ का इंक्रीज है। और तीसरा कि कंपनी का आरओसी और आरओई काफ़ी अच्छा है, तो ये करीब 25 से 30% के आसपास दोनों है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको मेरा एपीएल अपोलो का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन के पास एपीएल अपोलो के शेयर्स अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।